नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अग्रवाल आकार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी आवाज़ बहुत बुलंद तरीके से पहुंच रही होगी। मैथ्स की श्रृंखला में आज से हम एमपीएसआई के गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें एक एक करके हम सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इस पूरे कोर्स को करने के बाद मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको व्यापम की किसी भी परीक्षा या एमपीएसआई स्पेशली जो हमारा मेन टारगेट है उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। मैं इस पूरे श्रृंखला में ये प्रयास करूंगा कि आपको बेसिक से लेकर जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की जो प्रॉब्लम है कि किस प्रकार से कैलकुलेशन को हमें इम्प्रूव करना है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, क्या चीजें हैं जिनसे हमें बचना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को किस प्रकार समझते हैं और हर टॉपिक का पूरा इंटरनल चीजें कि इस टॉपिक में कौन से टॉपिक में क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन सब चीजों की बात हम इस श्रृंखला में करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा और हम देखेंगे कि जो हमने सीखा है वो कितना रिलेवेंट है और विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम हम किस प्रकार अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अपन इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में मैं आपको मैथ्स के बेसिक जो टॉपिक्स हैं वो बताऊंगा कि किन किन टॉपिक्स पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उसके बाद कौन सी वो टर्मिनोलॉजीज हैं, कौन सी वो चीजें हैं, बेसिक कैलकुलेशंस और ये सारी बातें जो आपको एग्जाम में, जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत फ्रूटफुल होंगी। तो आज की इंट्रोडक्टरी क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मैथ्स को देखिए बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। सबसे पहला है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक जिसको आप अंक गणित भी बोलते हैं। अरिथमेटिक के अंदर जो टॉपिक्स हैं, पूरे मैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिनको माना जाता है, जिनको हम आधार कह सकते हैं, जिनको हम मूलभूत टॉपिक्स कह सकते हैं, वो है आपके परसेंटेज और रेशो, प्रतिशतता और अनुपात। मतलब अगर आपकी ये दो चैप्टर्स क्लियर हैं तो आप ये मानिए कि आपका 50% काम कम से कम हो जाएगा। वो कैसे होगा वो अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो सबसे पहला चैप्टर आपसे एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है परसेंटेज, प्रतिशतता। आपने नाम सुना होगा। ये जो परसेंटेज है ये समझ लीजिए आपकी ये पूरे मैथ्स की जड़ है। इस परसेंटेज को हमें बहुत अच्छे से समझना है। इसमें बहुत तरह के कंसेप्ट हैं, एक एक करके मैं आपको सारे कंसेप्ट आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगा। उसके बाद आता है रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। और आपको पता होगा कि परसेंट और रेशो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे छोटे से एग्जांपल के थ्रू यदि देखें हम कि 20% को मैं क्या लिख सकता हूं, 20/100, मतलब कितना लिख सकता हूं, 1/5, 1/5। ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। मतलब ये परसेंटेज और अनुपात, रेशो जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इन दो चैप्टर्स को अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मैथ्स की समस्या दूर हो जाएगी। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। यहां से भी काफी सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस परीक्षाओं में, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हो, सेंट्रल की सर्विसेज हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षाएं हो। लाभ और हानि पूरा का पूरा स्टूडेंट्स परसेंटेज और रेशो पर ही बेस्ड है। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो लाभ या हानि क्या है, परसेंटेज कैलकुलेशन ही है। अगर आप बोलेंगे कि मान लीजिए 100 रुपए की कोई चीज आप लेके आए और आपने 20 रुपए का लाभ कमाया, तो आपने कितना परसेंट लाभ कमाया, 20%। तो यहां पर परसेंटेज की कैलकुलेशन हमारे बहुत काम आएगी। उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट आप समझते ही हैं, डिस्काउंट किस में चलता है, पूरा परसेंटेज में। आप यदि किसी शॉपिंग मॉल में या किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और आपको पता है वहां पर जो डिस्काउंट है वो 10%, 50%, 20%, तो उनके क्या मतलब है। या जैसे कई बार होता है कि आप एक पर्टिकुलर जैसे 3000 से अधिक की शॉपिंग पर आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारी बातें अगेन किस पर बेस्ड है, परसेंटेज पर। तो इसीलिए डिस्काउंट भी किससे रिलेटेड है, परसेंटेज से ही रिलेटेड है। और डिस्काउंट से भी काफी सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। फिर बात करेंगे हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है एवरेज की, औसत। औसत आपको पता ही है, सारी संख्याओं को बराबर बराबर एक लेवल पे लाना, हम उसको क्या बोलते हैं, औसत। तो औसत भी हमें पढ़ना रहेगा। फिर हम मिक्सचर एंड एलिगेशन भी हमको पढ़ना रहेगा, मिश्रण और समानुपात। मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद एक टॉपिक आएगा पार्टनरशिप, साझेदारी, जिसमें 2 या 3 बिजनेसमैन किस तरीके से पार्टनरशिप में उतरते हैं, कितने टाइम के लिए उतरते हैं, कुछ पैसे निकाल लेते हैं थोड़े समय बाद, कुछ और पार्टनर्स आ जाते हैं। तो ये सारी प्रोसेस और किस तरीके से प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी बात हम करेंगे पार्टनरशिप में। फिर आएगा एसआई, आपका साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज आप बहुत अच्छे से समझते हैं। अगेन किस चीज से रिलेटेड है, सारा ब्याज किस में कैलकुलेट होगा, परसेंटेज में। तो आप समझ पा रहे होंगे कि परसेंटेज टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है। यहां पर भी परसेंटेज आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगला जो टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज भी आप जानते हैं क्या होता है, सिर्फ सक्सेसिव परसेंट चेंज, ये मैं आपको अभी बताऊंगा टर्म, सक्सेसिव परसेंट चेंज ही क्या है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब क्या चीजें हैं ये हम उस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद है टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। आपने बहुत अच्छे से इसका नाम सुना होगा, मोस्टली बच्चों का ये फेवरेट टॉपिक होता है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, एलसीएम, जैसे इसका सिर्फ एक ही रूल है कि इसमें आपको सिर्फ एक चीज पता होना चाहिए कि रेट इनटू डेज, दर गुणित समय बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, या वर्क कह लीजिए आप उसको, कार्य। तो इसका क्या यूज है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, वो चीज हम इस टॉपिक में समझेंगे। यहां से भी काफी सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, नल एवं टंकी, ये बिल्कुल किससे जुड़ा हुआ है, टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है। फिर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, दूरी एवं समय। आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, इस एक फॉर्मूले को उठाकर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको उठाकर यहां पर एक बहुत अच्छे टॉपिक को मेंशन किया गया है जिससे काफी सवाल भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इसको हम बहुत आसानी से कुछ कंसेप्ट्स के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है बोट एंड स्ट्रीम, मतलब नाव एवं धारा। ये लगभग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप नाव एवं धारा भी आराम से समझ जाएंगे। फिर अगला है एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसके क्वेश्चंस को हम, इसके कंसेप्ट को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगली बात करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। यहाँ पर आपको बॉडमास रूल का भी यूज रहता है और कुछ बेसिक फॉर्मूलेस आपके इस्तेमाल होते हैं और यहाँ से कई परीक्षाओं में प्रश्न देखे जाते रहे हैं हमेशा। फिर आता है पावर, इंडाइसेस एंड इंसर्ट्स, घातांक एवं करनी। पावर्स की जानकारी हम कहां पर कलेक्ट करेंगे, इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो डेटा इंटरप्रिटेशन, आपको पता ही है, सांख्यिकी। सांख्यिकी मतलब आपको अलग अलग प्रकार से पूछता है, बार ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट्स के थ्रू, तो सब क्या होता है, सारी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम इसमें देखेंगे। अब डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको पता होगा परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछता है या रेशियो बेस्ड, तो आपको ये भी सीख, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का, परसेंटेज और रेशियो का, इन दोनों का बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर्स भी आजकल काफी क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, तो इन चैप्टर्स को भी हम आराम से पढ़ेंगे। दूसरा सेगमेंट मैथ्स का यदि मैं बात करूं तो जिसको हम एडवांस मैथ्स का नाम दे सकते हैं, मोस्टली हम इसको एडवांस मैथ्स के नाम से ही जानते हैं। इस एडवांस पोर्शन से भी आजकल काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें जो पहला चैप्टर है वो रहेगा आपका ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको आप बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से ज्योमेट्री में कितनी चीजें हैं, सबसे पहले हमें लाइन पढ़ना पड़ेगा, मतलब सरल रेखा पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हमें ट्रायंगल पढ़ने पड़ेंगे, त्रिभुज पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमें क्वाड्रिलेटरल पढ़ने पड़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे वृत्त, सर्कल, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुभुज, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो इतने चैप्टर्स, इतने सब चैप्टर, सब पार्ट इस एक ज्योमेट्री के हैं। जब ये ज्योमेट्री आपका क्लियर हो जाएगा तो इस ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ जो चैप्टर है वो है क्षेत्रमिति, जो दो पार्ट में हमें पढ़ना होता है, 2D और 3D। मतलब कुछ 2D फिगर्स हैं, जैसे ये सभी क्या है, 2D फिगर्स हैं। 2 डायमेंशनल मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। 3D फिगर्स कौन से हैं, जैसे आपका शंकु हो गया, कोन हो गया, आपका सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया। इस प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो हैं 3D फिगर, जो कुछ जगह भी घेरते हैं, जिनमें जगह घेरेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। तो ये जो सारे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री हैं ये थोड़ा थोड़ा आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए पहले हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे, उसके बाद हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। सबका फेवरेट टॉपिक है या कई स्टूडेंट्स को डर भी लगता है इससे, बट मैं आपको बहुत आसान तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा, जो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हम ऐसी कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है अलजेब्रा, बीजगणित। अलजेब्रा पर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, तो हम अलजेब्रा भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इतने कम से कम चैप्टर्स हैं जो आपको एमपीएसआई की तैयारी में मैथ्स के लिए पता होने चाहिए। अब आप देख रहे होंगे लगभग 30 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 25 से 30 टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स मिलाकर। तो इतने चैप्टर्स की जानकारी हमें होना चाहिए।
घबराने की कोई बात नहीं है। आने वाली क्लासेस में एक एक करके हम बहुत बेसिक से शुरू करते हुए, कंसेप्ट से शुरू करते हुए इन सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आज की कुछ और एडिशनल बातें करते हैं जो आपको मैथ शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कम से कम इतनी जानकारी आपको होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है वो ये रहती है कि हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो कैलकुलेशन नहीं बनती, कैलकुलेशन समझ आ जाती है तो लैंग्वेज नहीं बनती। तो आज का जो मेरा फोकस है, ये जो बेसिक चीजें आप किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके सामने जरूर आएंगी और आपको हो सकता है कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम हो। इसीलिए मैंने आज इन टॉपिक्स को लिया है और एक एक करके इसकी जो बेसिक बातें हैं, जो बेसिक जानकारी है, वो मैं आप तक बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में, इस तरीके से कि आप प्रैक्टिकली उनको एग्जाम में अप्लाई कर पाए, इस तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप पूरे ध्यान से इनको समझिएगा। अगर आपने ये सारे जो 8 पॉइंट्स हैं इन पर अच्छा कमांड कर लिया तो हमारे लिए किसी भी टॉपिक को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि मैं सेपरेटली जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको अभी बताए उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो मैं आपको जब भी एक चैप्टर हम शुरू करेंगे तब बताऊंगा। बट ये जो ऐसे कुछ 8 पॉइंट्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन की स्किल्स हो गई आपकी, गुणा करने का तरीका फास्ट आप कैसे करें। भाई आपको अगर मैथ्स का कोई एक क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको एक दिन का 1 घंटे का समय दे दिया जाए तो आप आराम से बना लेंगे उसको कैलकुलेटर का यूज करके, 2-3 कॉपियां भर के। लेकिन हमें ऐसा नहीं है, एग्जाम में टाइम बॉम्ब भी चल रहा होगा, समय भी होगा, आपके पास समय सीमा होगी। उस समय सीमा में करने के लिए प्लस आपने, क्या होता है कई बार हम क्वेश्चन कुछ कर रहे हैं सॉल्व, आंसर कुछ और ही आ रहा है, छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती हैं। तो वो मिस्टेक्स ना हो, या कई बार हमें क्वेश्चन तो बन रहा है बट हमें कुछ बेसिक बातें नहीं पता जिसके वजह से हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाली किसी भी क्लास में, किसी भी चैप्टर में आपको किसी प्रकार की ये समस्याएं एटलीस्ट ना आए। तो मैं एक एक करके आज सारी चीजों को कवर करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स की। बहुत से बच्चे यहाँ पर YouTube या बहुत सारे चैनल्स या बहुत सारे टीचर से पढ़े होंगे, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन स्किल्स उनको आती भी होंगी, बट प्रैक्टिकली क्वेश्चन में, एग्जाम में, रन टाइम में उनको अप्लाई करना, आप बहुत सारी टेक्निक सीख लो अलग अलग तरह की, लेकिन कितनी आप याद रख पाते हो। तो याद रख पाने वाली चीज को ही आप सीखने का प्रयास कीजिए। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका है, जो हमेशा आप किसी भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड वो एकदम स्पीड नहीं आएगी, मैं भी समझता हूं इस बात को। तो आपको क्या करना रहेगा, इसको रेगुलरली इसको आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका दिमाग उस चीज को ग्रैस्प कर ले। ठीक है, तो देखिए क्या है कैलकुलेशन। पहली जो कैलकुलेशन ट्रिक है वो है मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन, गुणा की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये 2-2 डिजिट्स के मल्टीप्लिकेशन को लिया है। ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई अगर मैं इसको लिखूं तो ये आपको पता ही है कि हम बहुत आसानी से कर सकते हैं 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। सही है, जैसे मान लीजिए मैं फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए मैंने कहीं लिखा है 35 × 7, ठीक है, तो मैं इसको अपने दिमाग में कैसे इमेजिन कर सकता हूं, 30 + 5 × 7, तो ये कितना हो जाएगा 210, और ये 35 कितना हो जाएगा 245। सही है, हम डायरेक्टली इसको मेंटली कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। जैसे ये है, मान लीजिए मैंने लिखा 36 × 9, तो मैं इसको कैसे देख सकता हूं, इसको दिमाग में इमेजिन कर सकता हूं 30 + 6 × 9। सही बात है, हम इस तरीके से इसको दिमाग में सोच सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 270, और ये हो जाएगा 54, कितना हो जाएगा ये 324, यही होगा। इस तरीके से आप फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 डिजिट का 1 डिजिट में। बट अभी यहां पर कौन सी चीज सीख रहे हैं हम, 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें 2 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन जैसे हम बचपन में करते थे वो करना हो तो हम किस प्रकार करेंगे।
5 का पहले 3 में इंटू करेंगे, फिर हासिल लेंगे 1, फिर 5 दूनी 10 और 1 11, फिर हम करेंगे 2 का इंटू 3 में 6, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 5 7 5। सोच के ही आलस आ रहा है, इच्छा नहीं हो रही इसको सॉल्व करने की। देखिए अब हम कैसे कर सकते हैं इसका तरीका। आपको सिर्फ दोस्तों ये डायग्राम याद रखना है और ये फ्लो याद रखना है। ये दिमाग में आप रखिए अब इसका क्या मतलब है। आपको फ्लो कैसे चलना है, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक वर्टिकल लाइन। इसका मतलब आपके इन दोनों का गुणा करिए 3 और 5 का, कितना हो जाएगा 3 और 5 15, 5 कैरी कितनी आई, हासिल कितनी आई 1। उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। समझ पा रहे हैं बात को, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 इंटू 5 कितना हो गया 10, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 10 और 6 कितना हो गया 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, 17 कैरी कितनी आई 1। और उसके बाद ये मार्क क्या बता रहा है आपको, 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया होगा। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए बहुत स्लो लग रहा है, अदरवाइज इसको आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए मुझे 18 इंटू 24 करना है, तो 8 इंटू 4, सबसे पहले क्या चित्र है, ये वर्टिकल लाइन, मतलब 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 32 कैरी कितना आया 2, सॉरी लिखा कितना 2 हमने, और कैरी कितना आया, हासिल कितना आया 3। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, तो 4 एकम 4 और 8 दूनी 16, 16 और 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, और हासिल कितना आ जाएगा 2। फिर हम करेंगे, ये लाइन क्या दर्शा रही है हमें, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 और 2 4, तो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा हमारा 432। इसी प्रकार ये तो बहुत सिंपल है कि हम 2 3 जा 6 और 2 0 लगा देंगे, सिंपल सिंपल। ये जैसे कि हम इस प्रकार से करें, देखिए कभी भी किसी कैलकुलेशन में यदि यूनिट डिजिट, इसको आप क्या बोलते हैं, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट में कितना आ जाए 0, तो आप जो भी मल्टीप्लाई है पहले वो कर लीजिए और लास्ट में क्या लगा दीजिए 0। जैसे कि आप इसको 35 इंटू 40 को ऐसे सोच सकते हैं कि 35 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 30 चौके 120 और 5 चौके 20, 120 और 20 कितना हो जाएगा 140। 140 में आप क्या लगा दीजिए, ये वाला एक 0 और लगा दीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप इसी को हर जगह लगाएं। देखिए क्या यहाँ पर क्या ज्यादा सिंपल था हमारे लिए, सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई करना, 0 हटा के, मतलब इस तरीके से करना ज्यादा आसान था, इसीलिए हमने उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया। अब जैसे 15 इंटू 27 है, तो मैं देखूंगा 5 7 35, कैरी कितनी आई 3, 7 और 10 17 और 3 20, 2 और 2 4, कितना आ जाएगा 405। आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। 97 इंटू 24 कितना हो जाएगा 28, 36 14 50 और 2 52, 52 18 और 5 23, कितना आ जाएगा 2328। फिर हम इसकी बात करें 5 2 10, जैसे कि एक कैरी आई, 3 दूनी 6 45, 6 51 और 1 52, 52 27 और 2 29, कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, 5 2 10, फिर ये हो जाएगा 6 45 51 और 1 2, कितनी आई 27 और 5 5 कैरी आई है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। सही बात है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका आप बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 44 इंटू 36, 44 गुणा 36। मैंने लिया 35, या मान लीजिए 35 की जगह और कुछ ले लेते हैं। लेट से अपन ने लिया 81 इंटू 79, ठीक है। अपन ने मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लिया 87 इंटू 95, ठीक है। इनको सॉल्व करने का जरा प्रयास करते हैं। तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 4 छंग 24, हासिल आई 2, 4 छंग 24 और 12 36 और 2 38, हासिल 3 12 और 3 15, कितना आ जाएगा 1584। देखिए क्या करा हमने, 4 छंग 24, हासिल कितनी आई 2, 4 छंग 24 और 12 36 और 2 38, हासिल कितना आ गया इस बार 3 और 4 थिया 12 और 3 15, कितना आ गया 1584, 1584। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9, 8 9 72 और 7 कितना आ जाएगा। यहाँ पर कोई हासिल नहीं आई थी, देखिए 9 एकम 9, कोई कैरी नहीं है आपके पास। 72 और 7 कितना हो जाएगा 79, 79 कैरी कितनी आई 7, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63, 63। इसको भी हम देखेंगे 7 पंजे 35, 5 40 और 63 कितना हो जाएगा 103, और हासिल कितनी थी यहाँ पर 3, 106, हासिल कितनी आ गई 10।
और 72 और 10 कितना हो जाएगा 82। एक बार फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था, क्या था 7 पंजे 35, 7 इंटू 5 हमने कितना किया 35, कैरी कितना आया 3 कैरी के बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9 7 63 और 8 पंजे 40। अब 63 और 40 को मेंटली जोड़िए आप। 63 में कितना है 63 में 60 प्लस 40, 40 और 63 में 60 और 40 100 और 3 103 और कैरी थी 3, मतलब 106 में से आपने कितना डिजिट लिया सिर्फ एक डिजिट। अब 106 में से आपने एक ले लिया 6 सिर्फ, तो हासिल कितनी बची 10। सही है, बाकी के डिजिट्स हमारे कैरी में आ जाएंगे। उसके बाद 8 9 में 72, 72 प्लस 10 कितना हो जाएगा 82। इस प्रकार से आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत आराम से कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रस्ट कीजिए, अगर आप इस प्रोसेस को, इस मेथड को अच्छे से सीख लेंगे तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत आराम से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पर डे 10 मिनट कोई भी 2 अंकों की रैंडम संख्या लिखकर, इस प्रकार से इसी फॉर्म में लिखकर और उनको मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको मल्टीप्लिकेशन की ये बेसिक बात समझ में आई होगी। फिर हम जो नेक्स्ट बात है वो करेंगे इक्वल साइन की बात। कौन से साइन की बात करेंगे हम, इक्वल साइन की। मतलब ये जो बराबर का निशान है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत तरह की प्रॉब्लम आती है इस बराबर के साइन की वजह से। तो ये बराबर का साइन, ये जो इक्वल का साइन है, ये आपका पहली बात तो कभी पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे। ये बराबर के साइन में क्या क्या गलतियां स्टूडेंट से होती हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3/x इज इक्वल टू 6/, लेट्स से अपन लिखते हैं 2। ठीक है, तो क्या होता है, बराबर का आपको साइन की बात मालूम है कि जब भी बराबर का साइन लगा हो तो क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची त्रियक गुणा हो सकता है, कैंची गुणा हो सकता है। तो आप बोलेंगे 3 में 2 का गुणा कर दीजिए और x में 6 का गुणा कर दीजिए। फिर आप बोलेंगे कि 6x बराबर कितना हो गया 6, तो आप बोलेंगे x बराबर कितना हो गया 1। यही करते हैं अपन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। ठीक है, अब यहां पर फ्रैक्शन नहीं है। देखिए ये क्या थे, भिन्न थे, फ्रैक्शन थे। क्या यहां पर फ्रैक्शन है, नहीं है। क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि मैं यहां पर नीचे 1 लगा लूं, ठीक है, लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या अब ये फ्रैक्शन है, बिल्कुल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है भिन्न की, कोई भी संख्या जिसे आप किस फॉर्म में लिख सकें, p/q के फॉर्म में, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने 5 के नीचे 0 लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, इनडिफाइनाइट हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि ये q 0 नहीं होना चाहिए। अब इस p/q में p को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर या अंश, और ये q क्या है, हर, मतलब डिनोमिनेटर। सही है, तो हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब मैं किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में मैं नीचे 1 लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो वही मैंने किया। क्या मैं, आप बोलेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैं क्या इसको इसके नीचे ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो आप बोलेंगे जब यहां से मैं इसको नीचे ले गया तो यहां पर क्या बचेगा, 0 या 1। बहुत लोगों को ये चीज क्लियर नहीं होती। आप कुछ लोगों को जिनको पता है उनके लिए बहुत आसान होगा, बट बहुत ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको ये पता नहीं होगा यहाँ पर कि 0 आएगा या 1। तो जिनको पता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो जैसे अपन क्या करेंगे, 4x/3y 3x प्लस 2y। अब सपोज कीजिए मुझे क्लियर नहीं है कि यहाँ पर 0 आएगा कि 1। कई बार कैलकुलेशन में फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में बच्चे यहाँ 0 लगा देते हैं। अगर आप सोचिए लॉजिकली कि अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तो 0 के नीचे 1 ले सकता हूं। भाई ये जो पूरा ऑपरेशन है, ये जो बना है, ये किसकी मदद से बना है, ऊपर वाले की मदद से बना है। तो क्या मैं जब वापस जाने का ट्राई करूं तो यहाँ वापस जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। जब मैं यहां से वापस ऊपर जाने का ट्राई करूंगा तो वापस से क्या बन जाना चाहिए, यही बन जाना चाहिए। सही बात है। तो और आपको पता है जब ये बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन कैंची गुणा करना पड़ेगा, त्रियक गुणा करना पड़ेगा। तो जब मैं 0 में 3x प्लस 2y का इंटू करूंगा तो ये तो 0 दे देगा मुझे, और बराबर में कितना दे देगा, 4x प्लस 3y दे देगा। सही बात है। तो ये तो ऐसा बन गया कि 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। क्या ऐसा था, क्या ऐसा नहीं था। इसका मतलब 3x प्लस 2y तो गायब ही हो गया 0 मानने से।
इसका मतलब यहाँ पर कभी भी आप किसी संख्या को नीचे या ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आप मान के चलिए, आप समझिए इस बात को कि यहाँ पर 0 ना होते हुए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1। तभी तो 1 में किसी संख्या का गुणा होगा। जब यहाँ पर 1 होता वापस से, तो वापस से आपको 0 की जगह क्या मिल जाता, 3x प्लस 2y। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये 0 और 1 का कंसेप्ट समझ आया होगा। बहुत छोटी सी बात है, बट यहाँ पर बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग फिसलते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको पहली बात जो बताई वो आप समझिए कि कोई भी संख्या है, जैसे ये 4x प्लस 3y है, ये 4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये x है, इन सब में आगे क्या लगा हुआ है, इन सब में आगे एक तो इन सब का निशान क्या है, इन सब का साइन क्या है, प्लस। दूसरी बात, इन सब में आगे क्या लगा हुआ है, 1। क्या लगा हुआ है इन सब के मल्टीप्लिकेशन में, 1। तो आप इस बात को समझिए, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मैंने लिख दिया 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x प्लस 2, अगर मैं 3x प्लस 2 के नीचे 4x प्लस 5 को ले जाऊं तो यहां पर क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं, जैसे कि अपन ने इसमें देखा कि आप ऊपर या नीचे ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। नेक्स्ट बात हम लोग जो कर रहे हैं उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सेम एग्जांपल 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। अब कई खिलाड़ी क्या करेंगे इसमें, उनका दिमाग कुछ इस प्रकार भी चल सकता है कि 4x प्लस 3y के नीचे वो 3x ले आए और 2y को इधर छोड़ दें। कुछ प्लेयर हमारे ऐसे भी रहते हैं जो बिल्कुल मैथ्स के, जो जिन लोगों ने मैथ्स का आविष्कार किया होगा उनकी आत्मा को बहुत दुखी करने में विश्वास रखते हैं वो। तो इस तरह के काम भी, इस तरह के खतरनाक विचार भी लोगों के दिमाग में आ जाते हैं। इस प्रकार से भी कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं। अब क्या ये सही है या गलत, बहुत लोगों को पता होगा, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये बात, बट कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रॉब्लम है। आप एक बात जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि इस पहले एक्सप्रेशन की मदद से मुझे दूसरा एक्सप्रेशन मिला है, तो मैं जब रिवर्स जाने का प्रयास करूं तो मुझे पहला एक्सप्रेशन मिलना चाहिए। आप बोलेंगे बिल्कुल मिलना चाहिए। और आप जानते हैं इनमें क्या होगा, 3x गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं बोलूंगा कि 2y में अब क्या हो जाएगा, 3x का मल्टीप्लाई, और 1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, 4x प्लस 3y। तो ये तो 2y इंटू 3x हो गया, जबकि यहां पर क्या था, 3x प्लस 2y। इसका मतलब ये आपसे क्या हो गई, मिस्टेक। तो आपको यदि एक चीज समझ में आई हो, क्या चीज समझ में आई, कि अगर कभी भी बराबर के एक तरफ कुछ ऐसे टर्म्स लिखे हुए हैं जो किस में है, प्लस में, या किस में भी हो सकते थे ये, माइनस में, तो आप इनमें से किसी एक को उठा के नीचे नहीं ले जा सकते। या तो आप सारे के सारे उठा के नीचे ले जाएंगे, या तो आप किसी को भी नीचे नहीं ले जाएंगे। समझ पा रहे होंगे आप बात। लेकिन यदि यहां पर प्लस की जगह मल्टीप्लाई होता तो आप बिल्कुल कर सकते थे ऐसा। जब आप एक टर्म को उठा के नीचे नहीं ले जा सकते तो क्या करेंगे हम, जब हमको जरूरत पड़ेगी तो इसी को हम इस प्रकार सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे। किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए 4x प्लस 3y, हम क्या करेंगे, बहुत बार ऐसा होगा आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी, तो आप x को एक तरफ कर लीजिए और y को एक तरफ कर लीजिए। जब एक से ज्यादा टर्म्स प्लस या माइनस में होंगे तो आपको पता है इस बराबर की खासियत क्या है। ये बराबर ऐसा काम करता है कि यदि इधर से कोई भी उठ के बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा। और चिन्ह किस प्रकार बदलता है, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, या फिर माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती है ये छोटी छोटी बातों से। और आपको पता है जिसके आगे कोई नहीं लगा उसके आगे क्या लगा हुआ है, +1। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम x की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और y की वैल्यू एक तरफ। जैसे कि मैं क्या करूंगा, 4x, मैं 3x को उधर ले जाऊंगा तो यहां पर 3x प्लस का है, वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का। यहां पर 2y प्लस का है, इधर से 3y आएगा तो उठ के माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, उसका साइन प्लस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2y में से 3y गया तो क्या बचेगा, माइनस का y इज इक्वल टू, यहां पर 4x में से 3x गया तो क्या बचेगा, x। अब आप अगेन एक चीज बोल सकते हैं कि मैं दोनों के नीचे क्या लगा सकता हूं, 1। और आपको पता है मैं किसी को भी किसी के नीचे ला सकता हूं, जब संख्याएं गुणा में हो तो मैं ला सकता हूं x के नीचे y, और यहां पर माइनस, आपको पता है बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है, 1, इसीलिए हो जाएगा -1/1। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लिखेंगे x रेशो y इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम, किस प्रकार से लिखेंगे, x रेशो y को कैसे लिख देंगे हम, -1/1।
इसकी जरूरत पड़ेगी हमें बहुत ज्यादा। तो आप समझ पाए होंगे कि ये इक्वल साइन किस प्रकार से अपना रोल प्ले करेगा। आपको कभी भी टर्म्स को प्लस में, यदि कोई टर्म्स हैं दो से ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि आप एक टर्म को नीचे ले आए, इस बात को याद रखिएगा। समझ पाए हैं मेरी बात? तो ये यहाँ पर इक्वल की जानकारी हमें कम से कम इतनी हमारे पास होना चाहिए। बढ़ते हैं हम अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा जो है वो क्या कह रहा है? पावर। अब समझते हैं हम पावर को। किसको समझेंगे? पावर को, मतलब घात को। ठीक है, अब घात को समझने का प्रयास करते हैं। पावर, नेक्स्ट जो बात है हमारी वो है पावर। पावर क्या है? जैसे मान लीजिए पावर्स के कुछ रूल हैं, आपको मैथ्स में कैलकुलेशन रहेगी, नंबर्स रहेंगे, तो ये पावर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पावर की क्या जो बातें हैं वो आपको कम से कम पता होना चाहिए। कुछ रूल से बनाए गए पावर के, जो रूल्स हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। तो समझते हैं पावर का। जैसे पहला रूल क्या कहता है पावर का? रूल नंबर 1। जैसे मान लीजिए आपने बोला कहीं पर 2 की पावर 3। सबसे पहले तो आप इसको पढ़ना सीखिए। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं हम, आप हिंदी में बोलते हैं घात, जिसको बोलते हैं हम पावर। जैसे आप घात लगाए बैठे हुए अभी सब लोग सीखने के लिए, तो वही घात है ये, घात। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे पावर। और इसको क्या बोलते हैं आप? आधार। आधार मतलब इसको पढ़ते कैसे? 2 की घात 3, 2 टू द पावर 3, मतलब इसको बोलते हैं हम आधार या बेस। ठीक है, तो इस आधार और घात पर कुछ नियम है जिनका यूज आपको होगा। वो क्या है वो समझते हैं। जैसे सबसे पहला रूल हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, आप एक चीज समझिए, अगर मैंने सिर्फ 2 लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इसकी पावर कितनी है? 1। एक और रूल समझिए कि किसी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी टर्म की पावर यदि 0 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। लेकिन 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइनाइट नहीं होता। 0 की पावर 0 जो है वो डिफाइनाइट नहीं होता। ठीक है, ये आपके मैथ्स का पार्ट नहीं है, एमपीएसआई के मैथ्स का पार्ट नहीं है, ये हायर मैथमेटिक्स, यदि आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जाम की परीक्षाएं देंगे या आईआईटी जेईई की बात करेंगे तब वहां पर ये काम आता है। वो हमारे काम का भी फिलहाल नहीं है। किसी भी टर्म की पावर 0, मतलब मैं अगर लिख दूं 3x प्लस 4y, इसकी पावर यदि मैं 0 लिख दूं तो ये भी क्या हो जाएगा? सीधा 1। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी आधार की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब बात करते हैं हम यहां पर, तो हम बोल रहे हैं 2 टू दी पावर 3। आप जानते हैं 2 टू दी पावर 3 का मतलब ये है कि 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 3 बार। इसी प्रकार से लिखा है 2 टू दी पावर 4, मतलब 2 का कितनी बार गुणा हो रहा है? 4 बार। सही बात है। और अभी अभी आपने जाना कि किसी भी की पावर यदि कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट पावर कितनी होगी? सबकी 1। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए मैं 2 टू दी पावर 3 करूं तो आप बोलेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, अब ये कितना हो जाएगा? 2 4 8 16 32 64 128, कितना हो जाएगा? 128। सही बात है, 128 से हो रहा है। 128 को आप यदि पावर में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं? इसको 2 टू दी पावर 7 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 का कितनी बार गुणा है? 7 बार। तो रिजल्ट वही आया। सही बात है। आप एक चीज समझिए कि यहां पर इन दोनों संख्याओं में क्या बात खास थी? इन दोनों संख्याओं में यदि सिंपल सी बात करें तो दोनों का आधार क्या था? समान। दोनों का बेस क्या था? सेम, आधार था समान। और इनकी जो पावर्स हैं देखिए, और ये संख्याएं किसमें थी? गुणा में। फिर समझिएगा, ये दोनों संख्याएं, इनका आधार क्या था? समान, और ये संख्याएं किसमें थी? गुणा में। तो जो रिजल्ट आया, रिजल्ट जो बना, वो किस प्रकार से रिजल्ट बन रहा है कि आधार तो वही रहा, बेस तो वही रहा, लेकिन पावर आपस में आप देख पा रहे होंगे क्या हो गई? ऐड हो गई, घातें क्या हो गई? जुड़ गई। तो पहला रूल हमारा बना, रूल नंबर 1 हमारे पास निकल कर आया। किस प्रकार से रूल नंबर 1 आया हमारे पास? रूल नंबर 1 हमारा आया कि आधार यदि समान है और संख्याएं किसमें है? गुणा में। 2 हो सकती हैं, 2 से ज्यादा हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 के लिए ही है, कितनी भी संख्याएं हो, कंडीशन अप्लाइड कि आधार क्या हो? सबका समान। तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। कब जुड़ेंगी? जब संख्याएं किसमें हो? मल्टीप्लिकेशन में हो। मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे a की पावर m प्लस n प्लस p प्लस डैश डैश डैश, जब तक पावर्स होंगी तब तक ये बात
इम्प्लीमेंट होती रहेगी। इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, हर जगह ये आपको किसी ना किसी फॉर्म में देखने को मिलेगा। और चलते हैं आगे, कुछ और बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 2, सही है। तो ये क्या बन जाना चाहिए, 3 टू दी पावर, आपने देखा बेस सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑल ले लेते हैं अपन, 3 टू दी पावर 5, 3 की पावर 5। तो आप देखेंगे सबका आधार समान है, संख्याएं गुणा में, बस दो ही बातें देखनी है आपको। तो घातों को क्या कर दीजिए, आप जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 13, 13, सही बात है। अगर मान लीजिए मैंने लिया 3x प्लस 2y की पावर 5 इंटू 4x प्लस इंटू, मान लीजिए अपन ने लिया 3x प्लस 2y की पावर 7। यहां भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कैसा बिहेव कर रहा है, आधार जैसा, बेस जैसा। ये भी कैसा बिहेव कर रहा है, बेस जैसा। क्या इसका और इसका बेस सेम है, आप बोलेंगे बिल्कुल है। तो आपको कुछ नहीं करना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, घातें क्या हो जाएंगी, जोड़ जाएंगी, सही बात है। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी घातों को जोड़ सकते हैं। तो पहला रूल आपको समझ में आया होगा कि आधार समान है, बेस सेम है और संख्याएं किसमें है, गुणा में, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y और ये प्लस इसकी पावर है 5 और प्लस 3x प्लस 2y की पावर है लेट से 3, ये कितना होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 7 ना आते हुए कितना आएगा, 12, कितना आएगा, 5 और 7 कितना होगा, 12। यहाँ पर कितना होगा, देखिए अब अगर मैं ऐसे करूंगा तो मैं यहाँ पर गलती से ऐसा नहीं लिखूंगा कि 3x प्लस 2y की पावर मैं लिख दूं यहाँ पर 8, ये गलत हो जाएगा, सही बात है ना। क्यों, क्योंकि ये संख्याएं गुणा में नहीं है, किसमें, एडिशन में। एडिशन में कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने की बात हम बाद में करेंगे। तो ये पहला रूल आपको समझ आया होगा कि आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, संख्याएं किसमें होना चाहिए, गुणा में। फिर नेक्स्ट बात हम करेंगे कि यदि मान लीजिए मैंने बोला, लेट से कि अपन ने कहा कि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, या मान लीजिए मैंने बोला 2 की पावर 8 और 2 की पावर 3। आप जानते हैं 3 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3 का 3 बार गुणा। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 का 2 बार गुणा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, 3 की पावर 1। यहाँ पर 2 की पावर 8 का मतलब क्या है, 2 का 8 बार गुणा, सही बात है। मैं एक काम करता हूँ, 2 को 3 बार लिख लेता हूँ और 2 की घात 5 लिख देता हूँ। तो क्या अभी भी बात सही है, 5 6 7 8, देखिए सारे आधार समान है, सारी घातें जुड़ जाएंगी, कितना बनेगा, 2 की पावर 8। शॉर्ट में समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। और 2 की पावर 3 को क्या लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 की पावर 5। फिर मुझे एक रिजल्ट नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि आधार दोनों इस बार भी क्या थे, दोनों इस बार भी बेस क्या थे, सेम। बेस दोनों इस बार भी क्या थे हमारे, सेम। लेकिन संख्याएं पहले मल्टीप्लाई में थी और इस बार किस में है, डिवाइड में, भाग में, सही है। तो जो घातें हैं, घातों का क्या रिजल्ट बना, 3 और 2 की मदद से क्या बन गया, 1। और 1 तो भाई जब ही बनेगा जब 3 में से 2 माइनस होगा। ऐसे ही 8 और 3 की मदद से क्या बन गया, 5। 8 और 3 की मदद से 5 जब ही बनेगा जब 8 में से आप क्या माइनस कर दो, 3 माइनस कर दो। तो इतना हम नहीं लिख पाएंगे एग्जाम में, इतना समय नहीं रहेगा हमारे पास। हमें सिंपली क्या याद रखना है, दूसरा नियम हमारा तैयार हुआ कि यदि आधार समान है और संख्याएं किसमें है, डिवाइड में है, भाग में है, तो सीधा सीधा घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगे। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, जैसे कि क्या कहना चाह रहे हैं अपन, जैसे मान लीजिए लिखा हो 6 की पावर 12 अपॉन लेट से 6 की पावर 6। तो सीधा सीधा कई बार क्या होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, 6 दूनी 12, इस प्रकार से इतने बड़े गणितज्ञ भी पाए जाते हैं कहीं कहीं, बट आपको इस तरीके से नहीं करना है। आप क्या बोलेंगे, 12 में से कितना माइनस करेंगे, 6, तो कितना आएगा, 6 की पावर 6। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आपको दूसरा रूल भी समझ में आया होगा। ये था रूल नंबर 2। फिर हम नेक्स्ट रूल की बात यदि करें, अब हम समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 6 की पावर 5। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्या मैं 6 की पावर 5 को 2 इंटू 3 की पावर 5 बोल सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल बोल सकते हैं। और क्या मैं एक तरफ 6 की पावर 5 को 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकता हूं? और हर एक 1 2 3 4 5 बार मैंने लिखा, हर एक 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3। अपन बिल्कुल लिख सकते हैं इस प्रकार से।
आप देख पा रहे होंगे 2 का कितनी बार गुणा है यहाँ पर 5 बार, 1 2 3 4 5। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आपने अभी अभी रूल जाना, संख्याएं गुणा में हो, आधार समान हो, सबके आधार समान है, संख्याएं गुणा में है तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5, घातें जुड़ गई, इनटू है तो इनटू, इसी प्रकार 3 की पावर भी क्या हो जाएगा 5। सही बात है। इसका मतलब क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में बराबर है, आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि मैंने 6 को 2 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ, 6 2 3 6 होता है, और इसको जब मैंने इस प्रकार से लिखा तो इस प्रकार लिख रहा हूं। क्या डिफरेंस आपको समझ आ रहा है? आप देख पा रहे होंगे कि जब दो संख्याएं गुणा में हैं, जब दो संख्याएं गुणा में हैं और उन पर ब्रैकेट लगा के क्या लगी हुई है पावर, तो वही पावर दोनों आधारों को, दोनों संख्याओं को क्या मिल गई, अलग अलग प्राप्त हो चुकी है। समझ पा रहे हैं आप बात, क्या कहना चाह रहे हैं अपन, फिर समझिए। जब दो संख्याएं गुणा में है, जब दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में है, ये रही हमारी दो संख्याएं मल्टीप्लिकेशन में और उनकी पावर है, तो ब्रैकेट खुलने के बाद वो जो पावर है वो दोनों आधारों को अलग अलग मिल जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैं लिखूं, मान लीजिए मैं लिखता हूं 12, लेट से अपन लिखते हैं 12 की पावर 3। आप बोलेंगे 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 4 की पावर 3। तो मैं बोल सकता हूं ये 3 की पावर 3 है और ये कितना है, 4 की पावर 3। तो क्या रूल बना हमारा कि यदि कोई भी संख्याएं, ऐसी कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं की पावर कोई है और सभी संख्याएं किसमें है, गुणा में, और इन पर ब्रैकेट लगा के एक पावर लगी हुई है, तो ये पावर सबको क्या मिल जाएगी, अलग अलग मिल जाएगी, एंड सो ऑन। उम्मीद कर रहा हूं ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले रूल की। अगले रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से मान लीजिए मैंने बोला 2 की पावर 3। ठीक है, मैं जानता हूं कि जिस संख्या में, किसी भी संख्या के नीचे में बटे में 1 ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी भी संख्या में एक जैसी संख्या का गुणा भी कर सकता हूं और भाग भी कर सकता हूं, ये बात भी सही है, क्योंकि ये तो कट जाएंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्चुअल संख्या यही बचेगी। तो मैं एक जैसी संख्या का गुणा और भाग दोनों कर सकता हूं। तो देखिए उससे क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर -3 अपॉन 1 इंटू 2 की पावर -3। अब आप देख पा रहे हैं जब आधार समान है ऊपर और संख्याएं गुणा में है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी। तो आप बोलेंगे 2 की पावर 3 प्लस क्या आएगा, -3 अपॉन में 1 इंटू 2 की पावर -3। तो ये 3 क्या बन जाएगा, 3 -3, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस होता है हमेशा माइनस, माइनस इंटू माइनस हमेशा क्या होगा, प्लस। और प्लस इंटू प्लस तो बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि यहां पर 3 -3 हो गया था। देखिए अब 2 की पावर -3, अब 3 में से 3 गया तो 0, और आपने अभी अभी कहा था कि किसी भी चीज की पावर 0 होती है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1। इसका मतलब आप देखिए कि 2 की पावर 3 को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 2 की पावर -3 लिख सकते हैं अपन इसको, 1 अपॉन 2 की पावर -3। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ कि यदि किसी संख्या की पावर प्लस में है तो आप उसको यदि रिवर्स कर दें, एक के नीचे ले जाएं, तो उसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस। तो क्या विपरीत भी सत्य है, यदि पावर माइनस में है तो वो क्या हो सकती थी, जैसे अगर मान लीजिए 2 की पावर 3 लिखा होता माइनस में, तो आप इसको क्या बोल सकते थे, 1/2 की पावर 3 बोल सकते थे, या कहीं लिखा होता 1/2 की पावर 3 तो आप इसको क्या बोल सकते थे, 2 की पावर -3। ये सारी बातें सच है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखिए अगर मान लीजिए ये बात सच है, अगर मान लीजिए ये बात सच है तो इसके नीचे 1 है, कैंची गुणा करने पर ये बात सत्य होनी चाहिए। जब मैं इसका कैंची गुणा करूंगा तो क्या बोलेंगे आप, 2 की पावर -3 इंटू 2 की पावर 3 बराबर में क्या आना चाहिए, 1। देखिए बराबर में क्या आना चाहिए, 1। अब आप जानते हैं आधार समान है, संख्याएं गुणा में है, तो -3 + 3 बराबर 1, और -3 + 3 आपको क्या दे देंगे, 0, और किसी भी चीज की पावर 0 होती है 1, इसीलिए 1 बराबर 1। इसका मतलब हमारा रूल एकदम सही बना। क्या रूल बना हमारा, नेक्स्ट रूल बना हमारा कि यदि a की पावर m है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर -m। ठीक है, इतनी बातें पावर में है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है वो क्या है, देखते हैं।
मान लीजिए मैंने लिखा कहीं 2 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है, और मैंने लिखा मान लीजिए कहीं 2 की पावर 3 की पावर 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर कई बार मिस्टेक होती है एग्जाम में बच्चों से, तो हम समझते हैं जरा दोनों में एक ही बात है या दोनों का अलग अलग अर्थ है। 2 की पावर 3 पे आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका ये मतलब है 2 का कितनी बार गुणा है, 3 बार, और इसकी पावर कितनी है, 2। और ये है 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। अब आप जानते हैं कभी भी पावर के ऊपर पावर लगी हो तो आप हमेशा कहां से सॉल्व करते आइए। इन रूल्स को आप दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये रूल आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। जब भी पावर के ऊपर पावर लगी हो, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 4, तो आप हमेशा कहां से सॉल्व करते हुए आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 को, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। समझ पा रहे हैं बात। यहां पर यदि आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको करेंगे, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। अब आप 3 की पावर 16 को सॉल्व करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा वो बनेगी 2 की पावर, जो भी रिजल्ट आएगा। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। 2 4 8। 8 की पावर 2 का मतलब क्या है, 8 इंटू 8। इस 8 को भी मैं 2 की पावर 3 बोल सकता हूं, और इस 8 को भी 2 की पावर 3। इसका मतलब आधार समान है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 6। इसका मतलब देखिए ये रिजल्ट क्या दे रहा है हमें, ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 की पावर 6, और ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 2 की पावर 9। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आपने देखा किस प्रकार से दोनों में डिफरेंस है, किस प्रकार से डिफरेंस है। अगर आप इस तरीके से कभी भी करेंगे तो देखिए रूल क्या कह रहा है कि यदि a की पावर m और ब्रैकेट लगा है उस पर और फिर है पावर n, तो आप हमेशा क्या बना देंगे इसको, a की पावर m इंटू n। अगर कितनी भी पावर्स होंगी तो सब किस में आ जाएंगी, गुणा में। जैसे मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मान लीजिए लिखा होता m n p, तो इस बार क्या हो जाता, a की पावर m इंटू n इंटू p। लेकिन अगर लिखा हुआ है a की पावर m की पावर n, तो इसका कोई रूल नहीं है, इसको आप कैसे सॉल्व करते आएंगे, ऊपर से नीचे तक। अगर ब्रैकेट लगा है तो आप पावर्स को क्या कर देंगे, गुणा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज की इस क्लास में कुछ बेसिक टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने का प्रयास किया, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हमने समझने का प्रयास किया, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आने वाली क्लास में हम कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी बात करेंगे। ठीक है, आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने आपको जो मल्टीप्लिकेशन, पावर्स और इक्वल साइन का जो इंपॉर्टेंस बताया, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा और अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने का प्रयास कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।